नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स में जो अपना लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे उसमें हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था, जिसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी हमने सीखा और हमने फोर्स का रिजोल्यूशन करके भी उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा। ठीक है, अब उन्हीं दोनों जैसे फोर्सेस लग रहे थे उनका जब हम लोग रिजल्टेंट मैथ के हिसाब से निकाले, फॉर्मूला लगा करके, एक न्यूमेरिकल भी एक दो छोटा सा मैंने करवाया था, तो उससे तो आपने देख लिया। लेकिन अब बिना किसी फार्मूला लगाए, बिना कैलकुलेटर का यूज किए कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे ग्राफ की मदद से, उसको हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल में और लॉ ऑफ पॉलीगन में। इन दोनों चीजों में हम लोग को उसको सीखना है। लेकिन सीखने से पहले एक न्यूमेरिकल डाउट के रूप में मेरे सामने आया, तो मैंने कहा कि मैं उसको आप सबके सामने डिस्कस कर दूं और उसके जितने जो उसमें बातें समझा रही है वो मैं सब समझा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम था फोर्स या लॉ ऑफ फोर्स। अगर आप देखें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर के सारे नियम लागू होते हैं, ये जान लीजिए। तो जिनका वेक्टर क्लियर है पहले से, जिन्होंने स्टैटिक में वेक्टर को पढ़ रखा है, वो ये जान लें कि वो फोर्स के ऊपर वेक्टर के सारे नियम लगा सकते हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ा है वो भी नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ न्यूमेरिकल दिखा करके कि क्या है। अच्छा, जैसे आया मैंने वैसे ही ले लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा हो सकता है कुछ लोगों को विजिबल ना हो, और ये मैंने बहुत बनाया नहीं इस न्यूमेरिकल को, मेरे पास जैसे आया मैंने वैसे ही इसको उठा लिया। बोला है कि एक, अगर दिख नहीं रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। बोला है एक पानी की जहाज उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलती है और इसके पश्चात √2 किलोमीटर उत्तर पूर्व समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है। तो पानी के जहाज का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब इन्होंने बोला कि पहले उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, फिर उत्तर पूर्व की ओर √2 किलोमीटर। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं ये जो कह रहा है उसको मैं यहां पर एज ए पोजिशनिंग इसकी मैं कर देता हूं। सबसे पहले उत्तर की ओर कितना, 1 किलोमीटर। सबसे पहले 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, और दूसरा यहां से फिर इधर की तरफ, न पूर्व न उत्तर, उत्तर पूर्व का मतलब होता है ठीक 45 डिग्री पर ये चला गया। और ये कितना है, पहले से ज्यादा है, ये 1 था, ये वाला जो आया है वो √2 के बराबर है। यानी ये दूरी इसमें कितनी चली है, नॉर्थ की तरफ ये चला है, इन्होंने नॉर्थ की तरफ इन्होंने चला 1 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर, और यहां पर इन्होंने चला √2 किलोमीटर। यहां पर क्या चला इन्होंने, √2 किलोमीटर। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि इन्होंने पूछा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैं कहूंगा यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है, इसी का वैल्यू आपको बताना है कि ये कितना होगा। मैं अगर इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मान लूं, ऐसा मैं अगर इसको मान लेता हूं तो मुझे ये बताना है। इसको करने के, अब इस यही पूछा है कि इसका टोटल डिस्प्ले, ये जहाज था 1 किलोमीटर और 0.2 किलोमीटर, बोला इसका डिस्प्लेसमेंट यानी एसी कितना होगा। देखिए इसको करने के ना कई तरीके हो सकते हैं, मैं इनमें से एक एक करके कुछ तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका, यानी इसका मैं अगर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बोल दूं, इसका मैं सॉल्यूशन बोल दूं, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मेथड 1 यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कैसे कि हम लोग इसको ग्राफिकल नियम से सॉल्व कर दें। ग्राफिकल यानी कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, सिंपल है यार। यहां से एक लाइन खींचो सबसे पहले, और उसको मान लो 10 सेंटीमीटर खींच दिए, यानी 1 किलोमीटर को तुम 10 सेंटीमीटर मान लो। पेपर पे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दिए। उसके बाद 45 डिग्री का एंगल बनाओ। उसके बाद तुम ऐसा करो, यहां से 45 डिग्री का एंगल बना लो। कैसे, यहां से ऐसे, यहां से 45 का एंगल बना लो। 45 ही क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, ये है नॉर्थ और ये है आपका यहाँ पे, ये आपका जो दूसरा वाला लाइन यहाँ पे जा रहा है ये है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट पर वो एंगल बना लो तुम, और जब नॉर्थ ईस्ट का एंगल तो भाई 45 डिग्री पे जाएगा। तो एक तरीका है कि तुम कुछ मत करो, सीधे एक ऐसे बना लो, फिर 45 डिग्री पर एक लाइन ले आओ, इसको तुम यहाँ पर चलो 1 किलोमीटर, और यहाँ √2 का वैल्यू होता है 1.4142। तो जब ये 1 किलोमीटर को 10 मान लो, तुमने मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर तुमने स्केल मान ली 10 सेंटीमीटर, इसीलिए तब 0.2 किलोमीटर के बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 14 दशमलव आपका होता है 1.4142, यानी यहाँ पे तो 14.412 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींच लो, और फिर इसको मिलाओ। अब ये लाइन खींचे 10, ये खींचे 14.41,
14.142 और उसके बाद इन दोनों को स्केल से माप लो। माप लोगे तो कुछ सेंटीमीटर आएगा, उसमें 10 से डिवाइड कर देना। देखो 10 से डिवाइड करने पे ना वही आ रहा है जो यहाँ है। तो जब इसको भी तुम स्केल से नापोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो जो आएगा उतना ही किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहला तरीका है ग्राफिकल, पहला तरीका मैंने बताया ग्राफिकल इसको सॉल्व करने का। दूसरा क्या तरीका इसका हो सकता है? दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि हम लोग इसको ऐसे समझें कि सर हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं, सर हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे? चलो हटाओ ये सब, तुमको यही मालूम करना है ना कि AC कितना है। तो बहुत सरल तरीका है, यहां से अगर तुम इमेजिन, अब देखो अब हम कुछ खींच नहीं रहे, अब समझाने के लिए। इसमें तो तुमको नाप के खींचना पड़ता, लेकिन अभी नाप के नहीं खींचना है। अभी क्या करना है, आपको बस अपने रफ कॉपी पे ऐसे आप एक लाइन खींचे, इसको मिला दीजिए, मान लीजिए कि ऐसे है, और ये सब बाकी, एक सेकंड, बाकी किसी चीज का आप टेंशन ना लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, ये आ गया आपका। अब ये पहला नियम था। दूसरा तरीके से जब मैं करूंगा तो मैं करूंगा क्या, यहां से इसको पकड़ के इसको मिला दूंगा, यहां से पकड़ के मिला दूंगा एक तरीके से, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि अगर ये एंगल, चूंकि नॉर्थ ईस्ट है तो 45 डिग्री होगा, और अगर 45 डिग्री में ये वाली लाइन √2 है ना, तो एक चीज तुम जान लो, ध्यान से समझ लो कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। पहली बात, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये 90 डिग्री हम मिलाए हैं ऐसे, तो देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसके सामने की साइड इसके सामने साइड की बराबर होगी। और एक चीज ध्यान लो, जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये √2 है ना, तो जाहिर सी बात है ये एक रहा होगा, ये एक रहा होगा। क्यों? मैं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही तुम करोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या, √2, तभी तो √2 आया है। यानी कहने का मतलब है कि ये एक होगा, ये भी एक होगा, तभी ये √2 आया है। यानी हमें पता चल गया कि ये कितना है, यहां से यहां तक ये एक है, ये कंफर्म है, और ये भी एक है। जब आपको मान लो तो ये A है, और इसको तुमने मान लिया पॉइंट को B, और यहाँ पे C है, मान लो इसको D मान लिया, तुमको AC पता करना है। तो तुम एक चीज देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, अच्छा जो तुम नापते हो स्केल से ना, ऐसे रफली कभी मिला के देखना आ रहा है कि नहीं। अब मैथमेटिकली ये कहता है कि ये देखो 1 था, अब इसके बाद वाला ये भी पार्ट 1, यानी ये टोटल हो गया 2, और ये हो गया यहां से यहां 1, तो बताओ ये क्या होगा? तो ये होगा यहां से यहां तक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। यानी दूसरा तरीका इसका, मेथड 2 अगर हम लोग कहें, मेथड 2 इसका हम लोग कहें, तो हम लोग इसको मिलाएंगे और पाइथागोरस इसमें हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग इसमें लगा देंगे। कह रहा है कि 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर बराबर होगा √5, √5 की 5 लगभग 2.23 किलोमीटर होती है, जो इसमें रहेगा, मतलब किलोमीटर है, ये सब तो किलोमीटर है, तो ये भी किलोमीटर में आएगा। तो √5 आंसर होगा, या 2.23 यहां से आ गया। और ये दो तरीके आपने मैथमेटिकली इसको देखे, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? तो आप एक तरीका इसमें और लगा सकते हैं। एक सेकंड, अगला तरीका हम लोग का इससे तो आ गया। अगला तरीका जो मेथड 3 इसका कहता है, मेथड 3 कहता है, एक होता है कॉस रूल। कॉस रूल क्या कहता है कि अगर आपको ये पता करना है, जैसे साइन रूल एक होता है ना, कि सामने की जो भुजा है उसके सामने की कोण का अनुपात फिक्स रहता है, साइन रूल कहता है ना। अभी साइन रूल भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। साइन रूल सिंपल कहता है, लेकिन कॉस रूल कहता है कि यदि आपको ये एंगल पता हो, मान लेते हैं जैसे ये 45 है तो ये पूरा 180 है, ये 45 है तो ये बचा 135, और मान लो ये एंगल B है, ये पता है तुमको। अब तुम एक चीज मान लो, एक चीज तुम क्या मान लो, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी इस साइड को मान लो x, इसको मान लो x, इसको मान लो y, और इसको मान लो z, ठीक है ना। तो कॉस रूल कहता है, कॉस रूल आपका कहता है, क्या कहता है कॉस रूल, कि कॉस जो एंगल है ना B, कॉस मान लो उस एंगल, इसको हम एंगल B मान रहे हैं, तो कॉस B बराबर जो होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर अपॉन 2xy। ये कॉस रूल कहता है, कॉस रूल कहता है। अब इसका अर्थ हुआ कि ये कह रहा है कि कॉस 135 डिग्री, ये देखो डिराइव्ड है, जैसे साइन रूल होता है वैसे ही कॉस रूल होता है। 135 डिग्री x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस z नहीं पता है तो रहने देते हैं z का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई
2 इंटू 1 इंटू रूट 2, कॉस 135, कॉस 90 प्लस थीटा यानी नेगेटिव में साइन थीटा, यानी इसका माइनस में 1/√2 हो जाएगा वैल्यू, यानी इसका वैल्यू माइनस में 1/√2 होगा। और अगर इसको हम इधर ला दें इस पूरे को, तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2। ये उधर क्या बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और माइनस जेड स्क्वायर। अब यहां से यदि हम लोग इसको सॉल्व करें यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल यहाँ पे, तो बचेगा -2। यहाँ पे क्या बच रहा है, -2 बराबर हो रहा है वहां पे 3 माइनस जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर को यदि इधर ला दें हम लोग तो ये आ जाएगा 3 और इधर वाला 2 यानी 5, यानी जेड बराबर फिर आ गया √5। याद करिए जरा, याद करिएगा, ये कॉस रूल से आया, ये मैथमेटिकली एक तरीका मैंने ये बताया, और एक तरीका मैंने आपको छोड़ रखा है कि आप ग्राफिकल मेथड से अपने कॉपी पे जब तक नापेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं वो समझ में। मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने 3 तरीके से न्यूमेरिकल आपको बताया, न्यूमेरिकल आपके सामने था यहाँ पे, क्या कि एक पानी की जहाज उत्तर की ओर ये, और फिर इसके बाद चल रही हो, तो बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी जहाज जब यहां से यहां गई फिर यहां से यहां गई तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जेड है। जेड की वैल्यू कितने तरीकों से, एक वो बताया मैंने, एक ग्राफिकल बताया और एक कॉस रूल से बताया। 3 तरीके से ये न्यूमेरिकल आप लोगों का, ये किसी का डाउट आया था, आई होप सॉल्व हो गया होगा पूरा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर इतना चीज आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब हम लोग अपने अगले रूल की तरफ चलते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कोई भी दिक्कत आए सपोर्ट बराबर मिलता है, आपको पता है। बिना हो हल्ला किए जो बच्चे केवल पढ़ना चाहते हैं मन लगा करके, वो जुड़े रहे, जुड़े रहे पढ़ने वालों को। अगर तुम जुड़ करके पढ़ रहे हो तो यहाँ पढ़ा करके छोड़ेंगे, गारंटी है। और ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि सारी दिक्कतें खत्म, कोई दिक्कत तुमको कंफ्यूजन टाइप की बचेगी नहीं। समझ में आ रही बात? जुड़े रहो। और सिविल टेक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना जिस पर केवल केवल मार्केटिंग, थोड़ा पैसा कमाता हूं ऐसा नहीं है, पैसा इस सब को चलाने के लिए मुझे भी पैसा चाहिए होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमेशा जब भी मैं काम करता हूं इस तरह से करता हूं कि जो जरूरी लोग हैं उन तक बात पहुंच जाए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट, मैंने कभी कहा नहीं आपसे, थोड़ा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और लोगों को चैनल के बारे में बताइए। यदि आप खुश हैं तो, अगर अनसेटिस्फाई हैं तुरंत वीडियो छोड़ के निकल जाइए, गारंटी। अब आइए बात करते हैं आगे हम लोग, अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। अगला टॉपिक जो पढ़ना था, जैसे अभी इसी को 3 तरीके से सॉल्व किए ना, इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट को 3 तरीके से निकाला। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो निकाला हमने। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसमें भी ये सब रूल काम करेंगे। फोर्स में अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा हो दूसरा ऐसे लग रहा हो तो रिजल्टेंट, अगला लॉ ही है ट्रायंगल लॉ। ये जो अभी आपने किया ना कि एक फोर्स है दूसरा फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, ये ट्रायंगल का लॉ कहता है, ये अगला लॉ है। और अगला लॉ क्या था, यानी हम लोग अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट निश्चित करने की या निकालने की या ज्ञात करने की जो ग्राफिकल मेथड है उनमें। और ग्राफिकल मेथड में पहला मेथड जो हम लोगों का आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, यानी बल के त्रिभुजों का नियम। इसको समझ लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है बल के त्रिभुजों का नियम, बल के त्रिभुजों का नियम, त्रिभुजों का नियम, बल के त्रिभुजों का नियम, ठीक है ना। हाँ, अब ये बल के त्रिभुजों का नियम क्या कहता है, बल के त्रिभुजों का नियम ही ये कहता है कि यदि, कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर एक साथ 2 बल लग रहे हो, जो बल समतलीय संगामी हो, समतलीय मतलब कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। अच्छा, किसी पिंड के एक ही पॉइंट पर 2 बल लगेंगे तो कॉन्करेंट तो है ही है, और कोप्लेनर का मतलब वो एक ही प्लेन में लग रहे हो। लाइक अगर किसी बॉडी पर 2
कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, और उन्हें त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा क्या किया जाए, परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए। उन्हें, उन दोनों बलों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि उनका जो परिणामी होगा ना, यानी हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज के दो कोणों द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो विपरीत क्रम में उस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा इन दोनों के परिणामी को निरूपित करेगा। विपरीत क्रम में इन त्रिभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी, यानी दो बल से त्रिभुज तो बनेगा नहीं, एक तीसरा आप जोड़ दीजिए और वो विपरीत क्रम रहेगी, वो परिणामी और इसकी दिशा। जैसे अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे इस चीज को, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी लिखाई मिल जाती हैं, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी लिखाई मिल जाती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक फोर्स अगर इस पॉइंट पर ऐसे लगा है और दूसरा फोर्स इसी पॉइंट पर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर मैं पूछूं इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि सर रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाना चाहिए, तो वो तो हम जानते हैं कि इधर ही कहीं से इसका रिजल्टेंट जाएगा। लेकिन आप ये कह रहा कि अगर दो बल ऐसे लगे हुए हों इस टाइप से, तो मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे दो बल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप कुछ मत करिए, इन्हीं को मैं यहां पे कर रहा हूं, रीअरेंज करूंगा। करा कि ये फोर्स है, पॉइंट ओ पर लगे हुए हैं, मान लीजिए इसको पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से एक फोर्स ए बी है और एक फोर्स ए सी है। आपको इनका परिणामी निकालना है, कुछ मत करिए। इन बलों को जैसे, अरे भाई ये वेक्टर है ना, वेक्टर है तो इसका लंबाई इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है और इसकी दिशा इसके डायरेक्शन को दिखाती है। माने एरो जिस दिशा में जा रहा है वही वेक्टर का डायरेक्शन है और एरो की लंबाई वेक्टर की लंबाई को दर्शाती है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि यही त्रिभुजों के नियम से बता दें कि इसमें क्या होगा, तो आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप इस वाले ट्रायंगल को उठा करके ऐसे ऐसे जोड़िए, यहां पे जोड़ दिए। तो आप कुछ मत करिए, इनका परिणामी जो होगा, इनका देखो ये त्रिभुज ऐसे चल रहा है ना, ये त्रिभुज ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे ये त्रिभुज ऐसे चल रहा है, तो इनका परिणामी जो होगा ये कह रहा है ऐसे जाएगा। इनको बंद कर दो, इनको बंद कर दो, यही इनका परिणामी होगा। मतलब हमने यही तो बल लिए, बस उनको त्रिभुजों के रूप में निरूपित करने के लिए। ये मत सोचना कि इसको डायरेक्ट ऐसे बंद कर दो, ये ऐसा मत करना कि इसको डायरेक्ट ऐसे बंद कर दो, इनको इसके हेड से उसका टेल मिला देना, किसी इसको उठा के भी तुम यहां ला सकते हो। तो दोनों ही केसेज में परिणामी वही आएगा, दोनों ही केसेज में। जैसे अगर तुम इसको ऐसे ना करके बस तुम कुछ मत करो, यहां पर इसको ले आए, यहां पे सपोज करो इसको ले आए, तुम्हारे पास एक रास्ता था। देखो बल दो दिए गए थे, बल यही था, तो एक बार मैंने क्या किया, इसको उठा के यहां से ले गए। अब कुछ मत करिए, अब इसको उठा के यहां पे ले दो, किसी भी तरीके से एक का हेड और दूसरे का टेल मिले, अब फिर तुम परिणामी अगर ऐसे निकालोगे ना तो वही आएगा जो पहले आया था। देखो परिणामी की दिशा नहीं बदल रही है, बस तुम बलों को त्रिभुज के रूप में अरेंज किए हो, क्योंकि एक बल इधर जा रहा था, दूसरा त्रिभुज बनाने का मतलब कि दूसरे बल के टेल को इसके हेड से मिला। तुम देखना चाहते हो एक ही है कि नहीं, तो तुम ऐसे समझो, देखो जरा ले जाके एकदम इसी पर जाके ये मिल जा रहा है, देख रहे हो, ये इसी पर जाके प्रॉपर पूरा मिल रहा है, इसी पर मिलने का मतलब है ये वही परिणामी है जो वहां पर क्या चल रहा था, यहां से चला था। यानी आपको समझ में आया, बलों के त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी बिंदु पर दो बल जो कि कॉन्करेंट और कोप्लेनर हो वो लग रहे हों और उन्हें त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, संलग्न मतलब एक त्रिभुज की भुजा है उसके बाद वाली भुजा, यानी सटी हुई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में होगी, जैसे अगर हम त्रिभुज बनाते, देखो एक इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो तीसरा इधर आना चाहिए था। लेकिन भाई देखो अगर ऐसे ऐसे जोड़े हो कि एक इधर सर एक इधर, तो भाई तुम इधर बना देते, कहते कि एरो इधर से जाएगा, नहीं भैया विपरीत दिशा में, इसकी दिशा इधर है ना, तो इसकी विपरीत दिशा में जो त्रिभुज की भुजा जो उस त्रिभुज को बंद करेगी, जो उस त्रिभुज को क्लोज करेगी, वो उसके परिणामी को दर्शाएगी। और ये इसकी लंबाई इसका मैग्नीट्यूड और इसकी जो दिशा है वही रिजल्टेंट की क्या होगी, दिशा होगी। बात समझ रही ना। क्या अब तुम कोई भी दो बल अगर तुमको दिए जाए कि एक फोर्स है
जो इस डिग्री पर, एक फोर्स इस डिग्री पे है। तो कॉपी पे दोनों को खींच लेना और फिर एक फोर्स को पैरेलली एमडी मिनी ड्राफ्टर वगैरह से खिसका करके मिला देना। वैसे मैं तुमको बताऊं, करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, वो बस तुमसे पूछता है एग्जाम में कि बलों के त्रिभुज का क्या नियम है, बलों के त्रिभुज का क्या नियम है वो पूछता है बस। ये कभी नहीं पूछता है कि ये आपका कभी नहीं पूछेगा ये यहाँ पे कि भाई आपके करके दिखाइए बलों से। तुम करके देख सकते हो चाहो तो, अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा हो तो तुम करके देख सकते हो। बस वो तुमसे एग्जाम में पूछता है बस इतना कि बलों के त्रिभुज के नियम को समझाइए, इसके अलावा कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप पूरी तरीके से? क्लियर है पूरी बात? तो बलों के त्रिभुज का नियम तो ये कह रहा था। अब इसको यदि हम लोग कहें कि भाई इसको प्रूफ करिए, तो मैं कहूंगा कि भाई मान लिए कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी एक फोर्स है और एक BC है। मैंने हमने दो यहां पर मान लिया कि यहां पर एक फोर्स AB लगा था और एक दूसरा वाला यहां पर AC लगा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को उठा के यहां पर पुट किए। तो अब हम प्रूफ करने की बात कर रहा हूं मैं, इसको प्रूफ नहीं आता है, प्रूफिंग जैसा कुछ है नहीं, वेक्टर का नियम है, बस सिंपल है। आपको यहां पर देखना है कि भाई ये था, इसको हमने दिखा दिया कि त्रिभुज के नियम के अनुसार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में जो ये होगा A, ये होगा B और ये होगा C। प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग इसको बात करें इसको, तो कह देंगे कि माना दो बल AB और BC जो है, यहाँ पे B कर दो, AB और BC एक बिंदु A पर लग रहे हैं दोनों फोर्स, और इनको बाद में त्रिभुजों द्वारा इस टाइप से दर्शाया गया। तो हम लोग क्या कहेंगे प्रूफ में कि मान लो ये फोर्स क्या है, P है, और ये फोर्स को मान लिया हमने क्या है, Q है। तो मैं कहूंगा कि प्रूफ में कि वेक्टर P जो होगा, वेक्टर P अब प्लस हम लोग करेंगे क्या, वेक्टर Q, दोनों को हम लोगों ने जोड़ा है, तभी तो परिणामी कब निकलता है, जब कंपोजिशन किया जाए, जोड़ा जाए। तो मैं कह सकता हूं इसको कि वेक्टर, इसको मैं कह सकता हूं कि ये वेक्टर AB है, और मैं इसको कह सकता हूं कि ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या आपका BC है। अब बताओ वेक्टर AB वेक्टर BC, वेक्टर का नियम ये कहता है कि वेक्टर AB वेक्टर BC और ये दोनों मिला करके क्या हो रहा है, वेक्टर AC हो रहा है। मतलब इसी दिशा में वेक्टर AB वेक्टर BC क्या होंगे, वेक्टर AC होंगे, और वेक्टर AC ही इस त्रिभुज की भुजा है, इसलिए कुछ नहीं, यही है वेक्टर R। बात समझ? तो कहेंगे सर प्रूफ क्या है? ये प्रूफ नहीं है। आप कुछ वेक्टर का नियम याद हो, तुमको पता होगा कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो जब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट AC है तो वही तो R को दर्शा रहा है। वेक्टर का नियम ये कह रहा है। तो आप इसको प्रूफ के रूप में बस दिखा सकते हैं कि हाँ P और Q को जोड़ा है हमने, तो हमारा यहाँ पर R आया है, क्योंकि AB BC मिल करके, AB और BC मिलके AC है, इस वजह से यहाँ पर R आ रहा है, क्योंकि AC की वैल्यू ही क्या है, R है। क्लियर है? तो ये त्रिभुज का नियम था। कई बार इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, इस तरीके से भी, कि त्रिभुज का उल्टा नियम क्या कहता है। अच्छा, इसका जो विलोम है ना, त्रिभुज के नियम को केवल एक ही तरीके से नहीं डिफाइन किया गया, ये बोला गया त्रिभुज का जो उल्टा नियम है वो क्या कहा गया, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। एक सेकंड पानी पी लूं जरा, ठीक है। हाँ, अब आइए, तो हम लोग कह रहे थे कि भाई त्रिभुज का नियम, अब देखिए त्रिभुज के नियम को मैं लिख के दिखाता हूं, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। मैं नियम को लिखता हूं, पहले तरीके से इसको लिखा जा सकता है। पहला तरीका इसका क्या है, यदि किसी पिंड पर, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा और इंग्लिश में बोल दूंगा, यदि किसी पिंड पर पिंड पर यानी यदि किसी पिंड पर दो बल एक साथ लग रहे हो, दो समतली मतलब कोप्लेनर, दो समतली संगामी बल, दो समतलीय संगामी बल एक साथ लग रहे हों, एक साथ लग रहे हों, तो लग रहे हों और इन्हें त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, कोई भी त्रिभुज की भुजा में संलग्न होता ही है, त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, तो कोई भी एक भुजा होगी तो दूसरी संलग्न होगी, तो संलग्न निकलने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज की दो भुजाओं यानी साइड्स, भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए
जाए तो तीसरी भुजा तीसरी भुजा तीसरी भुजा के विपरीत तीसरी भुजा के विपरीत मतलब कि तीसरी भुजा जो त्रिभुज को बंद करती है, त्रिभुज को बंद करती है, बंद करती है उसका विपरीत इन दोनों बलों का परिणामी व दिशा बताएगा। ये त्रिभुज का एक नियम हुआ, पहले तरीके से इसको बोला गया। इसी नियम को कोई तो देखो, फिर से मैं बात बता दूं, ये था बल, इसको त्रिभुज के रूप में दिखाया गया, तो तीसरी भुजा ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत, जैसे ये इधर तीसरी इधर जाती, लेकिन हमने इसको त्रिभुज बनाया तो इसकी दिशा बदल दी, बाकी इसका मैग्नीट्यूड वही है, लंबाई वही है, बस दिशा उधर हो गई। तो अब ये परिमाण और दिशा दोनों में परिणामी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज के नियम का एक तरीका था, लेकिन या हम लोग कह सकते हैं या दूसरे तरीके से इसी नियम को क्या कहा गया, दूसरे तरीके से कहा गया कि देखो हमने ये देखा अभी ना कि दो बल लग रहे हो तो जो तीसरा वाला बंद करता है वो परिणामी है। अच्छा, वो अगर उसी दिशा में चला जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि ये दोनों बल ऐसे लगे हुए हैं, एक बल यहाँ पे है, एक बल यहाँ पे है, दूसरा बल मान लो यहाँ पे है, मैं पूछूं कि इनका परिणामी क्या होगा, तो बड़े आसानी से आप कहेंगे कि सर इन दोनों का त्रिभुज बनाइए ना, इन दोनों का त्रिभुज बनाइए। और त्रिभुज बनाते समय बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप इसको जोड़ के ऐसे त्रिभुज बनाइए, और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी दिशा उल्टा रखिएगा। तो मैं कहूंगा कि तुम दिशा को उधर ही से रखो, तो ये परिणामी के विपरीत बताएगा कि नहीं। अच्छा, जब कोई चीज परिणामी के विपरीत होती है तो ये साम्यावस्था को दर्शाती है। कैसे, आप ये समझिएगा कि कहेंगे सर ये तो इनका रिजल्टेंट नहीं है। सर ये रिजल्टेंट नहीं है दोस्त, ये रिजल्टेंट नहीं है। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इधर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट के अपोजिट है ये। जैसे रिजल्टेंट तब होता जब ये इधर की डायरेक्शन में हम बनाए होते, लेकिन अभी जो हमने बनाया है वो क्या शो कर रहा है, वो मैं बता रहा हूं दूसरे नियम की तरफ। नियम नहीं है, त्रिभुज के नियम का दूसरा तरीका। अगर इसको यहां लगा दोगे ना तो गारंटी मैं दे रहा हूं, ये इन दोनों बलों को ये दोनों उधर उधर खींच रहा है ना, ये अकेले इनको मेंटेन कर देगा। यानी रिजल्टेंट तो वो होता है जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाए, उस इफेक्ट को खत्म करेगा ये। यानी तीन चार बल एक साथ लगे हों तो वो ये दिखा रहा है ये कि मैं, जैसे ये मान लीजिए ये फोर्स ए था, ये बी था, ये AC था, तो मान लो कि ये अगर AD है तो ये रिजल्टेंट का उल्टा दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है ना, ये रिजल्टेंट का उल्टा दिखा रहा है, ये रिजल्टेंट की अपोजिट दिशा है। रिजल्टेंट जाता तो ठीक इसके विपरीत। रिजल्टेंट क्या हुआ, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इधर जा रहा था, ये इधर कर दिया, तो इस बल को हम लोग कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सम्यक बल, यानी बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम फोर्स है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्स है। और इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो मैं ये भी कह सकता हूं त्रिभुज के नियम से ही आया है, तो मैं ये भी कह सकता हूं त्रिभुज के नियम में, इस नियम के अनुसार त्रिभुज के नियम का ही दूसरा रूप है। इसी को दूसरे तरीके से बोला गया कि यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बलों को त्रिभुज के क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो ये तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। मैं कह रहा हूं कि इस पिंड पर तीन बल लगे हैं, मैंने ये मान लिया कि इस पिंड पर, ये समझाने के लिए मैंने बोला, मैं कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि इस पिंड पर तीन बल लगे हैं, तीन बल है, और इन तीनों बलों को, अब देखो वहां था कि दो बल लगे हों तो तीसरा वाला परिणामी शो करेगा। उसी का टूटा फूटा रूप ये कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर लगे तीन बलों को त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा परिणामी और दिशा में
तीन भुजाओं द्वारा परिणामी परिमाण और दिशा में, परिमाण मैग्नीट्यूड यानी परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके तो ये तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। साम्य अवस्था अभी क्या है, अभी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन अभी के लिए साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, साम्य अवस्था में होंगे। यानी कह रहा है कि उसमें तो बोला कि दो बल थे भाई, दोनों बल में से अगर एक बल और लगा के उसको बंद कर दिया जाए, तीसरा बल, और वो जिस लाइक चल रहा था उसके उल्टा, तो परिणामी होगा। मैं कह रहा हूं एक पॉइंट पर तीन बल लग रहा है, अगर इन तीनों को ऐसा अरेंज करें कि त्रिभुज बन जाए, अगर इन तीनों को ऐसा अरेंज करें, इन तीनों को ऐसा अरेंज करें कि त्रिभुज बन जाए, तो समझिएगा, इन तीनों को ऐसा अरेंज करें कि त्रिभुज बन जाए, तो ये समझिएगा यहां पे ये तीनों साम्यावस्था में है। एक चीज तो क्लियर है कि अगर यहां पर लगे तीन बलों, जैसे वहां तीन बल लगे, अब तुम यहां पे एक चीज देखना, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं। इनको अरेंज कैसे किए, इसको ले गए इधर ऐसे, और इसको ले गए हम लोग, इसको ले गए इधर, और इनको अरेंज किए तो त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब ये जो तीन बल लगे थे ना इस पॉइंट पर, ये साम्य अवस्था में थे। ये नियम कहता है कि तीन बल एक पॉइंट पर लगे हैं और उनको रीअरेंज करके यदि त्रिभुज बन जा रहा है तो वो साम्य अवस्था में होंगे। यही उसी नियम का, एक तरीके से कह रहा हूं, उसी नियम का दूसरा बात है, दूसरा व्यवहार है। क्या होता, क्या ये नियम कह रहा है, ये नियम कह रहा है यदि अगर ये तुम जस्ट इमेजिन करो कि इसी पॉइंट पर तीन बल लगे हैं, तीन बल लगे हैं इसी पॉइंट पर, मैंने समझा दिया ना कि ये जो बोला गया है, ये जो बोला गया है यहां पर, इस बात का मतलब समझे, यदि किसी पिंड पर लगे तीन बलों को त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जा सके, यानी इनसे त्रिभुज बन सके, तो ये साम्य अवस्था में होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और साम्य अवस्था में नहीं होने का मतलब किसी न किसी तरह का रिजल्टेंट आ रहा होगा। इस समय इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, इस समय जैसा इस पर फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म। मतलब ये तीनों बल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि इनसे त्रिभुज बना है। लेकिन जैसे ही मैं जैसे ही कहूंगा कि अच्छा ऐसा है इनसे त्रिभुज, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे मैं एक फोर्स और लूंगा, कहूंगा कि देखूं अच्छा ये तीनों तो साम्य अवस्था में थे, मैं कहूंगा कि देखूं एक और फोर्स लेकर के यहां से ऐसे, और मैं कहूं कि क्या ये फोर्स अगर यहीं तक लगा होता और मान के चलते हैं ये गायब, तो क्या ये तीन बल साम्य अवस्था में है? तो मैं कहूंगा चलो इससे त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं साम्य अवस्था में कि नहीं। यानी तीन बल अगर ऐसे किसी पॉइंट पर लगे हैं, मैं पूछूं कि ये साम्य अवस्था में है, तो कुछ मत करो, इनसे एक त्रिभुज बना दो, इनसे एक त्रिभुज बना दो। ऐसे इसको इधर ले गए यहां पे ऐसे, और इसको उठा के हम लोग यहां लगाए। देख रहा है त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ, त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये बल साम्य अवस्था में नहीं है, ये बल साम्य अवस्था में नहीं है। यानी कब ये साम्य अवस्था में होंगे? जब इन जैसे थे वैसे ही इनको बस हमने इधर उधर किया तो त्रिभुज कंप्लीट हुआ, यानी जो आपका ट्रायंगल है वो कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब जैसा ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। इस पर लगे तीन बल जो पहले लगे थे, इस पर जो बलों की स्थिति थी, जैसा ये कंडीशन था इनको, ये साम्य अवस्था में नहीं है इस टाइम। और जो इसके पहले फोर्स लगा था आगे तक, वो साम्य अवस्था में था। यानी क्यों? क्योंकि इनको त्रिभुजों के रूप में नहीं दिखाया जा सका और इसके पहले वाले को दिखाया जा सका। यानी साफ शब्दों में कहें कि ये त्रिभुज के नियम का ही दूसरा रूप था। पहला नियम कह रहा है कि नियम वही है, बस उसी का रूप बदला है। यदि किसी पिंड पर दो समतलीय संगामी बल एक साथ लग रहे हो और इन्हें त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो तीसरी भुजा जो त्रिभुज को बंद करती है उसका विपरीत इन दोनों बलों का परिणामी बताएगा। या उसी बात को बोल दिया हमने कि यदि किसी पिंड पर लगे तीन बलों को त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जा सके, तो ये तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। क्या क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज का नियम था। इसी तरीके से त्रिभुज के नियम का एक उलट बात भी है, यानी विपरीत बात। यानी
त्रिभुज के नियम का, ये तो त्रिभुज के नियम का ही दूसरा रूप था। एक त्रिभुज के नियम का विलोम भी है, यानी अपोजिट ऑफ ट्रायंगल ऑफ लॉ। वो क्या कहता है? वो कहता है इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में, ये तो कह रहा है कि अगर अगर अब ये कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर तीन बल लगे हो और उनको त्रिभुज में बदला जा सके तो वो साम्यावस्था में होंगे। या कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं तो उन्हें क्रम से ली गई उन्हें त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह कह रहा है कि त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सके तो इक्विलिब्रियम में होंगे। त्रिभुज के नियम का उलट कहता है कि यदि ये इक्विलिब्रियम में हैं तो इन्हें त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। समझ गया मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं? तीनों नियम में, दोनों में अंतर क्या है? यानी अब इस दूसरे नियम को भी हम लोग, इसको हेडिंग बना लेंगे हम लोग त्रिभुजों, इसको हम लोग बोल देंगे, अगली बात को हम लोग बोलेंगे कि बलों के त्रिभुज के नियम का विलोम, यानी बलों के त्रिभुज के नियम का विलोमवाद। बलों के त्रिभुज के नियम का, त्रिभुज के नियम का विलोम क्या है? के नियम का विलोम, यानी उसका अपोजिट क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, यानी स्टेटमेंट अपोजिट है। बात वही है यार, जब कोई चीज मैं कह रहा हूं कि त्रिभुजों के रूप में दर्शाया जा सके तो साम्यावस्था में होगा, तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, साम्यावस्था में है तो त्रिभुजों में दर्शाया जा सकता है। खत्म होगी बात। यानी इस नियम के अनुसार मैं बोलूंगा, इस नियम के अनुसार, ये सब नोट्स में भी लिखा रहेगा, चिंता मत करिए। इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर लगे तीन बल क्या है? तीन बल साम्यावस्था में हैं, यानी तीन बल क्या है? साम्यावस्था में है। उसमें कह रहा था कि त्रिभुज में दर्शाया जाएगा तो साम्यावस्था में होंगे। ये कह रहा तीन बल लगे हों और वो क्या है? साम्यावस्था में है, तो उन्हें त्रिभुजों के रूप में, यानी उन्हें त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये त्रिभुज के नियम का क्या है? विलोम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? त्रिभुज के नियम का विलोम क्या है? तो भाई इसमें सिंपल सी कहानी है कि आपने समझा कि दो बलों के बारे में इतनी सारी बातें हुई, इसी से जुड़ा हुआ एक नियम है। किसका नियम? बलों के बहुभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन मतलब इसमें तो दो ही भुजाएं थी तो त्रिभुज बना। पॉलीगन में मल्टीपल फोर्स लगे होंगे एक ही पॉइंट पर। नियम इसी तरीके से कि अगर किसी बिंदु पर कई बल इस तरह से काम कर रहे हो कि उनको जोड़ते हुए एक क्रम में सजाएं तो लास्ट वाला पॉलीगन बंद तो होगा नहीं। अगर बंद हो गया तो समझो वो साम्यावस्था में है, और अगर यदि वो बंद नहीं हो रहा है तो जो उनको बंद करेगा वो साम्यावस्था में लाएगा, वो उनका रिजल्टेंट होगा। अपोजिट टू दैट रिजल्टेंट होगा। मतलब त्रिभुजों को ही पॉलीगन का नियम भी उसी तरीके से सेम पैटर्न पे पॉलीगन का भी लॉ है, लेकिन उसको मैं लिख करके अगले वीडियो में, फिर उसके बाद लामी थ्योरम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फ्री बॉडी डायग्राम है, बीम है। ये चैप्टर बड़ा लंबा है तो चलेगा। अभी हम लोग का ये चैप्टर कम से कम अभी जब जाएगा, कम से कम ये चैप्टर 4 लेक्चर तक थ्योरी जाएगी और 2-3 लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल भी लगेंगे। यानी अभी कम से कम मान के चलिए 6 लेक्चर तक तो जाना ही जाना है। इस चैप्टर को, सेकंड नंबर चैप्टर को 6 लेक्चर तक जाना ही जाना है। तो इतना हम लोगों ने आज समझा क्या कि बलों के त्रिभुज का नियम क्या है, और साथ में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। आप उस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना? तो बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जिसमें पॉलीगन लॉ के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे लामीज थ्योरम की बात करेंगे और बाकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक बार लाइक का बटन दबा दिए, अच्छे कमेंट्स डालिए ताकि हम और अच्छी वीडियो लेके आपके सामने आ सकें। धन्यवाद।